नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गो इंडिया, जय गो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खरीदी बिक्री के ऊपर, जो कि कई सब्सक्राइबर का और जो सब्सक्राइबर नहीं है कोई उनको रिकमेंड करता है, उनके भी मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी तक ये बता चुका हूँ कि अभी तक वो जीआर आया नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर्स नहीं आया है कि खरीदी बिक्री में नाम ट्रांसफ़र करने का। ये जीआर जब आएगा हमारे चैनल से हम बताएंगे, उसके नियम भी बताएंगे, उसको अच्छी तरह आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है। हमारे कई दर्शक जो पुराने हैं उन्होंने भी कहा कि सर क्या कोई आशीष शेलार से बात नहीं कर रहा है। सर, ये आशीष शेलार से बात करने की बात नहीं है। यहाँ विधानसभा में उस प्रस्ताव को मान्य किया गया है और इस चीज़ को लागू करने में इतनी देर सरकार क्यों कर रही है, ये सरकार ही बता सकती है। मुझे तो मात्र ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन के अंदर, जो आने वाले इलेक्शन के पहले ये जीआर निकालेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये सरकार ने आपके ऊपर एहसान किया। ये चीज़ें हो सकती है कि दिखावे का लड्डू खिलाने की बात होगी। फिलहाल कोई भी जीआर्स नहीं आए और जिनका भी ये मैटर है उनको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा जब तक कि कोई भी गवर्नमेंट के आदेश नहीं आते हैं। और एक बार ये आ गए तो हम खुद बताएंगे कि आपको क्या प्रक्रिया करना है। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे एक दो ऐसी भी दर्शक हैं जो नए हैं, उनको किसी ने रिकमेंड किया कि भाई इनसे बात कीजिए। उनका कॉल आया, मैं बिजी रहते हुए कॉल नहीं उठाया। उनके मैसेज आए, मैंने कॉल किया उनको। तो कॉल करने पे ये पता चला कि कुछ एडवोकेट्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका अपील भी फाइल कर दिया। मैंने कहा सर, आपको पहली बार तो वहाँ पे आपके नाम से अपील नहीं फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए एसआरए का जो कानून है वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि झोपड़पट्टी में एनेक्सर के बाद जो भी खरीदी बिक्री की गई है वो अभी तक मान्य नहीं की गई है। और आप वहाँ पे जब उस चीज़ को इस समय अगर अपील में डालेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई आपने नियम तोड़ा है, आपने और जो पहले झोपड़ी धारक है वो। तो रूल के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी नियम तोड़ा जाता है तो वो प्रॉपर्टियाँ सरकार एक्वायर कर लेगी और पीईपी में डाल देगी। तो गलतियाँ मत करें। जब आपने इतना दिन पेशेंस रखा, थोड़ा समय और रखिए, इंतज़ार कीजिए। सरकार को चाहिए तो आप अप्रोच कीजिए कि सर ये जीआर जल्दी से जल्दी लाया जाए। हमारा चैनल तो बार बार कह ही रहा है कि सरकार ने एक सपना दिखा दिया है, लेकिन सपना पूर्ण कब होगा ये पता नहीं। अब आप मुझे अगर कहेंगे कि सर ये जीआर क्यों नहीं आ रहा, तो उसका जवाब तो सर मेरे पास नहीं रहेगा कि मैं भी वही इंसान हूँ जो आप में से है। आप में से ही मैं एक हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि सीएम को और डिप्टी सीएम को पूछूं कि भैया जीआर क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। हमारी मोस्टली वीडियोस के अंदर हम इस चीज़ पे जिक्र कर रहे हैं कि जीआर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे लाखों हमारे जो भाई बहन बंधु हैं, उनके जो रहने का, घरों का प्रश्न उठता है कि आखिर जीआर आने से अगर उनको घर मिलता है तो सरकार को तकलीफ क्या है। अब जो भी जीआर आएगा उसके अंदर सरकार रेवेन्यू तो लेगी। बिना रेवेन्यू तो फ्री में तो कर नहीं रही कि भैया ट्रांसफ़र कर दो। वो रेवेन्यू भी सरकार को जनरेट होगी।
देखिए, ये जो जो सरकार के अंदर लोग बैठते हैं, वो सरकारी तिजोरी को खाली करने के कई रास्ते ढूंढते हैं, कई रास्ते ढूंढते हैं। आज इस चीज़ पे हमारे ग्रुप में भी एक वीडियो शेयर किया गया है, रमेश गुप्ता जी ने शेयर किया है। अश्विन उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने देश के हित के लिए सैकड़ों पीआईएल फाइल किया है, सैकड़ों पीआईएल फाइल किया हुआ है उन्होंने। उसमें से एक पीआईएल ये भी है कि जो सरकार बिना सोचे समझे सरकार की तिजोरी खाली करती है और लोगों में पैसे बांट रही है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि आज हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कर्जे नहीं हैं। आप सेंट्रल से कर्जे लेते हो, सेंट्रल वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है, मतलब हम कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं। तो आखिर कर्जा लेके हमें दिखावा क्यों कर रहे हैं? हम दिखावा क्यों कर रहे हैं? आज बहुत सारी चीज़ें हैं। आज त्यौहार के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई योजना इन्होंने बनाई है वो गलत है, या इस बारे में नहीं बात करूँगा मैं। लेकिन बनाने के पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि जो चीज़ आप बांट रहे हैं, जो पैसे आप मार्केट में बांट रहे हैं, तो किसके हैं? देखिए, हमारे अंदर एक लालच होती है, इस चीज़ को समझिए। और उस लालच का फ़ायदा ये हर पार्टियां उठाती है। जो इलेक्शन के समय सरकार में बैठी है, वो आपको एक लालच का लड्डू दे देती है और उसमें आप मगन हो जाते हैं। भैया इसकी मिठास है, हम इनके साथ हैं। यही चीज़ हमारे राज्य को, हमारे देश को, जो हमारे ऊपर कर्जे हो रहे हैं, वो कर्जे से दबा रही है। आज हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि सरकार जो पैसे तिजोरी से निकाल के लोगों को बांट रही है कि लोगों के अकाउंट में आएंगे, इनके प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के, वहाँ पे टी शर्ट, शर्ट वगैरह बांटे जाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती है। तो क्या ये होर्डिंग्स वगैरह कोई फंडिंग कर रहा है? कोई आदमी चैरिटी कर रहा है कि भैया हमारी तरफ से हम पैसे दे रहे, बांटिए? ये आपके ही पैसे हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसे जनता के होते हैं। जनता के ही पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता के ही पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और रही बात जनता के अधिकारों को, उसकी अवहेलना की जाती है। आज इनके पास हर प्रोग्राम करने के लिए समय है, हर प्रोग्राम करने के लिए समय है, क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़ा है। लेकिन ये गरीब झोपड़ी धारक जो आज 2015 से या उसके पहले से 1997 पकड़ लीजिए आप, परेशान हैं, उनके घर अपात्र हो जा रहे हैं। कारण एक, उनके नाम नहीं है, उन्होंने बाद में खरीदा है। सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितनी भी शिक्षा बांट दी जाए, लेकिन अज्ञानता कम नहीं होती है, अज्ञानता कम नहीं होती। इसका सीधा साधा मैं रीजन आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे झोपड़ी धारक हैं जिन्होंने बाद में झोपड़ी खरीदी थी और एडवोकेट्स ने उनकी अपील फाइल कर दी, वो रिजेक्ट हो गई। वो वहाँ रिजेक्ट हो गई, भाई आपका नाम नहीं है, आपका लोकेश टेंडी नहीं है, आप अपील नहीं फाइल कर सकते।
तो ये बताइए कि एक एडवोकेट, पढ़ाई तो किया उन्होंने, शिक्षित हैं, फिर भी अज्ञानता है कि सरकार के कानून को नहीं समझ पा रहे, सरकार के कानून को नहीं समझ पा रहे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो पब्लिक है, जनता है, जो सरकार के हर कानून के ऊपर इतना समय नहीं रहता कि उसका अध्ययन करें, उस चीज़ को समझे और जाने। जैसे कि मैंने बताया ना, SRA का कानून आज भी अच्छे अच्छे दिग्गज नहीं समझ पाते कि SRA का कानून है क्या। उसमें होता ये है कि गुमराह किया जाता है। एक व्यक्ति थोड़ी सी जानकारी लेगा, उसके अंदर मिर्च मसाला भर के उसको और आगे बढ़ाएगा और तरह तरह के मनगढ़ंत कानून बताने चालू करेंगे। और मोस्टली ये सोसाइटियों द्वारा किया जाता है, जो स्वयं घोषित सोसाइटी होती है या फिर स्थापित सोसाइटी होती है, वो अपने लोगों को अपना मनगढ़ंत कानून बता दिया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे रजिस्टर सोसाइटी थी, अब वहाँ पे जो खरीदी बिक्री हुई, उस खरीदी बिक्री में ये जो सोसाइटी थी वो तो सामने से बोल रही थी, भाई हमारे पास पावर है, हम ट्रांसफ़र कर दें, आप खरीद लीजिए। मतलब ये अपने फायदे के लिए जो 1% 2% दलाली के चक्कर में या बीच में कुछ खांचे रखे, उसके चक्कर में ये लोगों को गुमराह करके लोगों को बोले रूम खरीदिए। यहाँ तक कि बिल्डर की बात कर रहा हूँ, बिल्डर बोलता है जो भी रूम खरीदेगा मैं NOC दे दूंगा। अब बताइए इस चीज़ में, खरीदी बिक्री में बिल्डर के NOC की क्या जरूरत? कहीं कोई बिल्डर की NOC लगती खरीदी बिक्री में? सोसाइटी की लगती, वो भी सोसाइटी की ये मंजूरी नहीं लगती कि आप पात्र करना या नहीं करना। सोसाइटी ये मंजूरी देती कि हाँ ये जो पिछले थे वो हमारे मेंबर्स थे, बस उतना ही सोसाइटी काम है। सोसाइटी किसी के घरों के मालिक नहीं बनती। सोसाइटी के मेंबर्स बिठाते हैं, कमेटी को जो प्रबंधन समिति होती है उसको सोसाइटी के सदस्य स्थापित करते हैं कि भैया ये लोग होंगे सोसाइटी की देखरेख करेंगे। को देखरेख के लिए बिठाया जाता है, बेचने के लिए नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, यह अज्ञानता इतनी फैलती है कि लोग गुमराह होते हैं। मैं आज ही उनको पूछा, जो दर्शक ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि सर मेरा आपका नंबर मुझे किसी ने रिकमेंड किया। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। हालांकि उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को सुनना चाहता था कि एक्चुअली हुआ क्या। तो मैंने बोला कि भैया जो एडवोकेट, उनको ये नहीं मालूम था कि आपके नाम से डालेंगे तो अपील आपके मान्य होगी नहीं। बोले नहीं, मुझे तो कहा था कि हो जाएगा, आपने खरीदा है, आपका डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों ये होती है अज्ञानता, जिसके कारण तकलीफ आपको होती है, पैसे की हानि होती है, समय की हानि होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी विश्वास मत कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा ना, 4 से पूछिए, 10 से पूछिए, सर्च कीजिए। आपको उस पर भी विश्वास न हो, आप चले जाइए अधिकारियों के पास, उनसे कहिए कि सर मुझे थोड़ी सी सलाह चाहिए, वो देंगे सलाह। क्यों बैठे हैं वहाँ पे? अधिकारियों का काम है सलाह देना, उन्हें पगार आप ही दे रहे हैं ना, सलाह देंगे वो। जैसे हम जाते हैं, हमारे पास भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई कमेंट्स ऐसे आते हैं जो हम भी नहीं जानते, कुछ चीज़ें नहीं होती है जिसका रूल ही नहीं है। अब मैं उसके अंदर अपना कानून बताऊं तो कल आप बोलेंगे यार ठाकुर जी ने बताया था यहाँ तो कुछ अलग कानून है। तो वो होता है गुमराह करना, वो गुमराह करना होता है, जो काम हम नहीं करते। हमारा चैनल ऐसा कोई भी मार्गदर्शन नहीं करता जो कानून के अंदर लिखा ही नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट किया था कि सर सर्कुलर 151 के बारे में एक वीडियोस बनाइए। बिल्कुल बनाऊंगा।
बिल्कुल बनाऊंगा। शायद हो सकता है मैं इसके पहले वीडियोस बना भी चुका हूं, अगर नहीं बनाया बनाऊंगा मैं। 151 में क्या है कि जो सोसाइटियां प्रपोज्ड होती हैं उसको कार्य करने के तरीके, ये उसके अंदर जो कंडीशंस है वो चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा 151 में अधिकार दिया गया है जो प्रपोज सोसाइटियां होती हैं। अभी जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई अधिकारी तो कहते हैं कि भैया अलॉटमेंट के बाद ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, बराबर है। अब मैंने कहा जब अब सर्कुलर 55 के आधार पे वहाँ पे दिया गया है कि एलओआई की बात को आपको रजिस्टर्ड करना है। दूसरा सर्कुलर 151 पकड़ लीजिए, उसमें क्लियर कट लिखा है एलओआई मिलने तक जो प्रपोज सोसाइटी है उसके नियम वो हम बताएंगे आपको, वो ध्यान से सुनिए। जो भी अधिकारी ये बात करता है आप उसको आरटीआई डालिए ना। देखिए, अब अधिकारी से बहस करेंगे तो आपको गुमराह करेंगे, क्योंकि वो अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूं वो भी गुमराही का रास्ता है। जो नियम बना है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जिस अधिकारी ने भी आपको कहा है कि सोसाइटी में अलॉटमेंट होने के बाद ही हम सोसाइटी रजिस्टर्ड करेंगे, तो दोस्तों सर्कुलर 55 तो ये कहता है कि जब तक सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी अलॉटमेंट होगा ही नहीं। तो अधिकारी को पूछिए कि भैया आप कुछ कानून और बता रहे, वो कानून और बता रहे, डालिए आरटीआई डालिए कि भैया आपने ऐसा ऐसा कह रहे तो उसका मुझे कॉपी दीजिए, गाइडलाइंस की, जीआर की या ऑर्डर्स की, जो भी हो कॉपी मुझे दीजिए कि भैया अलॉटमेंट के बाद ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी। देखिए अधिकारी की पुंगी बस्ती की नहीं बस्ती, मतलब ये अधिकारी भी अपने मन से कानून बनाने लगे, तो यही विनाश का कारण है, यही विनाश का कारण होता है। मैंने हमेशा कहा है विश्वास किसी पे मत कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए। ये मत सोचिए ठाकुर जी वहाँ बैठ के जो कानून है वो समझा रहे, हो सकता मुझसे भी गलती। जहां तक कोशिश होती है हम कोई भी ऐसी खबर नहीं बताते हैं जो कानून में नहीं है, जो कानून में नहीं है सब आपको उस जीआर में दिखेगा जो हम यहाँ पे बताते हैं। मैं क्यों आपको गुमराह करूंगा? मैंने पहले कहा मैं कानून बता रहा हूं, और वो कानून बता रहा हूं जो मेरी जीवनी है, मेरी जीवनी है, जो ईयर ऑफ 2000 से मैं लड़ते आया हूं, और कब कब मुझे क्या क्या तकलीफें हुई और कैसे मैं इस चीज़ में आगे बढ़ा और कैसे मुझे सफलता मिलती गई। सफलता का मतलब ये नहीं होता जब आप लड़ाई लड़े, आपकी एक लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी एक लड़ाई नहीं है दोस्तों, मेरी लड़ाई दूसरों की भी होती है, औरों के लिए भी होती है, मेरी खुद की भी लड़ाई है। मोस्टली मेरी लड़ाई ज़्यादातर औरों के लिए ही होती है, उनको गाइडेंस करना, उनको समझाना, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है कानून के अनुसार उनको सजेशन देना, वो भी निःशुल्क। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने पहले कहा ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि इस एक्सपीरियंस को और लोग भी अडॉप्ट करें, उसमें और लोगों को जानकारी मिले, जो जानकारी जिसको हो गई वो और किसी को जानकारी दे। मुझे जागरूक करना है लोगों को। मैं ये चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ मेरे जो भी झोपड़ी धारक भाई बहन जो भी हैं उन लोगों को जागरूकता लाना है, उनको बताना है
उनको समझाना है नियम क्या। बस यही कोशिश मेरी है, अदरवाइज बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझेंगे कि ठाकुर जी ने दुकान बना के रखा है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं तो आपको बोलता भी नहीं मेरे वीडियोस देखिए। मैं तो किसी को कहता भी नहीं हूँ कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लाइक करने के लिए कहता हूँ, लाइक करने के लिए कहता हूँ मैं, वो भी इस कब कहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो। दोस्तों, क्या मैं यहाँ बैठ के आपको गुमराह करूँगा तो आप गुमराह हो जाएंगे? लेकिन एक ऑथराइज पर्सन अगर आपको गुमराह करेगा, आप गुमराह हो सकते हैं। जैसे कि वो भाई साहब हुए जिनके एडवोकेट ने उनके नाम से अपील फाइल कर दिया। मैंने बोला सर, आपने आपके नाम से कैसे अपील फाइल किया? आपने तो जिस व्यक्ति से खरीदा था उसके नाम से कम से कम डाल के पात्र करवा लेना चाहिए था। डॉक्यूमेंट थे आपके, उस बंदे को एक बार खड़ा कर देना चाहिए था। बोलते आप वो बंदा आया है, बोलता है मैं मेरे नाम से पात्र करके देता हूँ लेकिन मुझे पैसे चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है, ये सरकार को समझना चाहिए। ये जो सरकार बैठी है उसको समझना चाहिए, यहाँ ब्लैकमेलिंग चालू हो गई है। ये ब्लैकमेलिंग है। आपने एक तो पहले घर बेच दिया, अब 5 साल के बाद आ रहे हैं कि भैया मैं आप मेरे नाम से पात्र करवा दो, पैसे चाहिए मुझे। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब ये सरकार चाहती है यहाँ पे क्राइम हो, ये ब्लैकमेलिंग चले पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस सारे के नाम पे? तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी जीआर लाना चाहिए ताकि जिस बंदे ने भी घर खरीदा है उसको पहले झोपड़ीदार जिनसे घर खरीदा है उनके यहाँ पे याचना करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके नाम ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि आपके जो सेल एग्रीमेंट वगैरह बने हैं वो वैलिड है। आपके लाइट बिल ट्रांसफ़र के सब ट्रांसफ़र तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये बात गलत कह रहा हूँ? क्या ये ब्लैकमेलिंग चालू है या नहीं, मुझे बताइए। सर, मुझे फ़ोन्स आते, मुझे कॉल्स आते, महिलाओं तक के कॉल आते कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। सामने वाला बोलता है इतना पैसा दो। प्रॉब्लम तकलीफ तब होती ना जब विश्वासघात होता है। तो ये विश्वासघात है। तो पहले तो आपका काम था, आपको तकलीफ थी तो आपने घर बेचा, और घर तब उनको बेचा कि जब आपका एनेक्शन बन गया था, जबकि बनने के बाद आपको बेचने का अधिकार ही नहीं है। अब आप बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? चलिए बताइए ना, कोई एडवोकेट हो, कोई जज हो, आके मुझे बता दे मैं गलत बोल रहा हूँ। एक बार एसआरए में आपने कंसेंट भर दिया ना तो आपको घर बेचने का अधिकार रहता ही नहीं है। ये पता है आपको? नहीं पता है। आप घर भाड़े पे नहीं दे सकते अगर आपने कंसेंट भर दिया बिल्डर को। तो कभी कंसेंट ध्यान से भरा है, आप पढ़ा है आपने? कंसेंट के अंदर कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम से लिखा रहता है कि मैं ये घर ना किसी को भाड़े पे दूंगा ना इसको बेचूंगा मैं। क्योंकि आपने उस डेट को कंसेंट कर दिया डेवलपर के नाम से, उनको सहमति दे दी है, आप उस घर के बारे में नहीं कुछ कर सकते। कभी कंसेंट ध्यान से पढ़िए आप, कंसेंट में लिखा होगा। समझ रहे हैं? मैं यूं ही नहीं बोलता हूँ, भले मुझे याद नहीं है, सबके कंसेंट के नंबर्स अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि एक कंसेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट्स है उस फॉर्मेट्स के अंदर से ही बनाए जाते हैं। नंबरिंग ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये पॉइंट उसके अंदर है। अभी बहुत लोग कहते हैं सर 2 स्कीम थी, बिल्डर ने 300 का एग्रीमेंट नहीं किया। सर, जरूरी नहीं है 300 का एग्रीमेंट करने के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं। कंसेंट जो होता है वो सहमति के लिए होता है ना, कि आप डेवलपर को सहमति दे रहे हो। उसमें भी क्लॉज दिया हुआ है कि जब जब सरकार में चेंजेस, नई योजना आएगी, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप बराबर कंसेंट पढ़ते हैं? आप कोई जरूरत नहीं।
जब आपकी स्कीम में फेरबदल होता है तो उसको वहाँ पे रिवाइज करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है डेवलपर द्वारा। में एलओआई रिवाइज होती है, एलओआई रिवाइज होगी तो न्यू स्कीम में आएगी। जब न्यू स्कीम आ गई तो आपके एरिया बढ़ गए। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। किसी के बोलने पे गुमराही में मत जाइए, आप मत जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल पर बैठ के मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा किसी की सुनिए, सबकी सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन दिल से सोचिए सही क्या गलत क्या। और नहीं समझ पाते हो तो उन अधिकारियों से आके पूछिए कि सर ये इसी प्रॉब्लम से क्या ये चीज़ मान्य है, तो आपको बताएंगे भाई ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, आप कर सकते हो। ये अधिकारी को बैठाए क्यों? आपके लिए बिठाया ना, आप पूछ सकते हो। आज कितने लोगों का फ़ोन आता है, सर ये झोपड़ा मैं खरीद रहा हूँ, लूँ कि नहीं लूँ। अब भाई मेरे हिसाब से जो वाजिब होता है मैं ओपिनियन देता हूँ, और ये भी कहता हूँ ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप सोचिए। अब एक आदमी को किसी पहले वाले व्यक्ति ने मूर्ख बना दिया है, अब वो सोच रहा है मैं दूसरे को मूर्ख बना के जाऊं। समझ रहे हैं? तो मैं उस व्यक्ति को फंसने नहीं दे, इसलिए मैं क्लियर कर कहता हूं कि भैया मेरे ओपिनियन से घर मत खरीदिए आप। जब आपको घर लेना है तो जहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर लीजिए, जहाँ एनेक्शल 2 नहीं आया वो घर लीजिए, और एनेक्शल 2 बन चुका है फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो 2-4 महीना रुकिए, 2-3 महीने सरकार के जीआर आने दिए, उसमें क्या नियम से क्या कंडीशंस है, क्योंकि सरकार नियम भी बनाएगी तो शर्त भी रखेगी, ये भी ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए सरकार ने बोल दिया हाँ सब बात, कुछ तो नियम उसमें लगाया जाएगा कि कब के झोपड़ी खरीदी बिक्री मान्य की जाएंगी, ये आप ध्यान रखिए। मैं अभी समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि 2019 में भी जब ये बातें हुई थी जितेंद्र आवाड साहब की समय, तब उस समय भी क्या आता कि जो प्रोजेक्ट लंबा हो जाता है उसमें 5 साल से उस प्रोजेक्ट में कोई भी आगे कार्रवाई काम नहीं बढ़ रहा है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल के बाद वो झोपड़ी धारक झोपड़ा बेच सकता है, ऐसा कानून लाया जाएगा जिसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये शायद हो सकता है इसमें ऊँची जाए, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं ये नहीं कहा जीआर आ गया, मतलब जीआर आएगा, आप जीआर पढ़िए, नहीं समझेगा तो जागो इंडिया जागो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक एक बारीकी बताएगा कि भैया इनमें क्या लिखा हुआ है। कंसर्न आप भेजते हो, कंसर्न में सही कर देते हैं, हो गया, लेकिन कंसर्न कभी पढ़ते नहीं है। कंसर्न आपको पढ़ना चाहिए, कंसर्न में मूलभूत सुविधाएं भी होती है। कभी आपने देखा है कंसर्न में क्या बिल्डर आपको क्या देने वाला है? बस उसने दे दिया 300 स्क्वायर फीट का घर तो 300 स्क्वायर फीट बॉक्स बना के देगा। भाई किचन है, किचन के अंदर क्या देंगे? श्रिंक, जो आज नया जो जाली वाला सिस्टम्स आया है वो श्रिंक लगा के देगा या नहीं देगा? बाथरूम में गीजर लगा के देगा या नहीं देगा? किचन का जो प्लेटफॉर्म है ग्रेनाइट रहेगा, मार्बल रहेगा, क्या रहेगा, उस बारे में कभी आपने पढ़ा है? दरवाजे, पता चला मार्केट में वो जो कापूस घास फूस वाला दरवाज़ा ला के लगा दिया, पता चला साल भर में आपका दरवाज़ा ख़त्म हो गया, टूट गया, वो सड़ गया, तो ये चीज़ आप मान्य करेंगे? इसीलिए मैं कंसर्ट देखिए, कंसर्ट में सब कुछ लिखा है, पढ़िए और फिर बोलिए कि भैया ही नहीं। अब मुझे बताइए डेवलपर ने अब नहीं क्या कर रहे हैं कि भैया खिड़की विंडोज़ बना देते, ग्रिल लगा ही नहीं रहे, अब ग्रिल कौन लगाएगा? मतलब आप जिस घर में जाएंगे वो लाख रुपए का ग्रिल का खर्चा पकड़िए, लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? अगर 3-4 विंडोज़ उसके अंदर है तो पकड़िए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए के करीब खर्चा है। तो ये काम तो बिल्डर का है ग्रिल लगा के देना, तो क्यों नहीं लगा के दे रहा बिल्डर? ये आपको देखना है, सोसाइटी में आवाज़ उठाना है कि भैया कंसर्न में ये चीज़ नहीं है तो उसके लिए रेजुलेशन पास किया जाए, प्रस्ताव रखा जाए, प्रस्ताव पास करके बिल्डर को दिया जाए, भैया हमको ग्रिल लगा के दीजिए। हम क्यों खर्चा करें? हम क्यों खर्चे करें? बिल्डर आपको फ्री में नहीं दे रहा हो। ये सरकार को बोलने दीजिए फ्री मकान योजना, कोई फ्री मकान योजना नहीं है।
अगर ये फ्री मकान योजना है तो पात्र पात्र का मैटर क्यों रखा गया है? घर के बदले घर होना चाहिए था, तो मानते थे फ्री मकान योजना है, फिर ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती थी ना। पात्र पात्र ये मगजमारी, लोगों को आ जाओ अपील में पैसे खर्चे करिए, फिर अधिकारी वहाँ पे दुकान खोल के बैठे पात्र पात्र के नाम पे। तो ये सब सिस्टम लगाया क्यों? फिर आप फ्री कैसे बोल रहे हैं? फिर सरकार फ्री कैसे बोल रही है? सरकार ने फ्री पक्के मकान कहा है, फ्री घर योजना नहीं कहा है। ये बड़े सुन के जाइए। तो इसके लिए आपके पास अधिकार है, सोसाइटी में प्रस्ताव रखिए, जो भी आपके एमिनिटीज़ है, सुविधाएं, उस सुविधाओं की मांग कीजिए कि नहीं बिल्डर हमको करके देगा, मेजोरिटी में आइए, प्रस्ताव करवाइए। करना पड़ेगा, चेयरमैन सेक्रेटरी सबको करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। आप जागरूक हैं, सब जागरूक होंगे। आपको पता है किसी भी घर के अंदर कोई एक फैमिली है, फैमिली में एक व्यक्ति पढ़ा लिखा रहे ना, तो पूरा घर अशिक्षित होने के बावजूद शिक्षित बनता है। ये बात कभी आपने देखा है? क्योंकि हम इंसानों में एक प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति सीखने की। जैसे आपने बंदर को देखा, बंदर के अंदर प्रवृत्ति नकल करने की, वैसे हमारे इंसानों के अंदर प्रवृत्ति सीखने की। हम देखा देखी में सीखना चाहते हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है। एक स्कीम में अगर एक आदमी जागरूक हो गए ना, तो पूरी स्कीम में कम से 25% जागरूक हो सकते हैं। और 25% जागरूक हो गए तो 99 होने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों समझिए बात को, इस चीज़ को आप समझिए। दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, हम आगे इस विषय में और भी चर्चाएं करेंगे, और भी वीडियोस बनेगी। उस चीज़ को आप देखिएगा, समझिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, सर मैंने 50 बार कहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आप मुझे चैनल पे कमेंट्स कीजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मत कीजिए, मैं ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ। सर समय नहीं मिलता है मुझे, मेरी मजबूरी भी समझा कीजिए ना। पहली बात तो मैंने अब कहा है कि भाई मुझे 12 बजे के बाद कॉल करें। सर सुबह 8 बजे से कॉल, कभी 7 बजे कॉल चालू हो जाता है। तकलीफ होती है मुझे, मेरे भी पर्सनल काम होते सर। फिर फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो आप नाराज़ हो के लिखते हैं सर आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, तो सर तकलीफ हो जाती है। मैं भी आप में से हूँ, कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, मैं भी एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेरे ऊपर भी थोड़ा सा रहम कीजिए। जो भी कॉल करना है 12 बजे के बाद ही कीजिए। मुझे बच्चों को कॉलेज ले जाना, उनको छोड़ना, घर के काम, फिर मेरे पर्सनल काम देखना पड़ता है, तकलीफ होती है। एक वीडियो बना के अपलोड करने मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं, तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप चैनल पे डालिए ना, मैं जो भी आपके मेजर प्रॉब्लम है मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है मैं कमेंट करता हूँ। मैं कमेंट करता हूँ या नहीं करता हूँ ये पहले मुझे बताइए। चलिए आज मेरे सभी दर्शकों को आप बताइए कमेंट करके कि क्या आपके कमेंट्स जो भी आते हैं, जो नॉर्मल कमेंट्स हैं, तो क्या मैं रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता हूँ बताइए। और जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। ठीक है, आपको वीडियोस पसंद आए या नहीं आए। अभी जैसे कल हमने बनाया था ग्रीन जोन पे, लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों ने देखा ही नहीं। फर्क पड़ता है ना, उनको क्या करने का ग्रीन जोन से। ग्रीन जोन का एक का मसला था, मैंने वीडियो बना दिया तो वो बंदा देखे या कोई और देखे, मुझे क्या करना है उससे। दोस्तों ये जो वीडियोस बनाते ना हम, में कितनी तकलीफ़ें होती ना हमको पता है। कम से कम थोड़ा सा सम्मान कीजिए। उस चीज़ से आपको फ़ायदा क्या होगा पता है? आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो चीज़ें मैं कहता हूँ उस चीज़ को आपको भी बताता हूँ मैं कि आप में से बताइए ये चीज़ है या नहीं है। ये कभी आपने नोट किया है? क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोगों को आप में से भी पता है,
तो कम से कमेंट करके बताइए ना कि सर एक सही आपने कहा है बात। तो भी मायूसी होती है, मुझे मायूसी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप बराबर वीडियोस नहीं देखेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। फिर आप बार बार कमेंट करते हैं सर इस पे वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मैं उस पर वीडियो बना दूँ। देखिए सर, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अपने काम है, मेरी भी फैमिली है, मुझे वो भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहरबानी करिए मेरे ऊपर, और जो भी कमेंट्स है ना वो चैनल पे डालिए, क्योंकि चैनल को मैं दिन भर में 7 से 8 बार कमेंट्स देखता हूँ। मैं व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ, ध्यान रखिए। और प्लीज़ कॉल जो है ना 12 बजे के बाद कीजिए, सुबह मत कीजिए सर। पहली बात तो सुबह मैं अपलोड करता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने काम धंधे में, झोपड़पट्टी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको भी पता है। फ्लैट में नहीं है कि सब बैठे आराम से सब काम हो रहा है, वहाँ पे हमें ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, बने रही जागो इंडिया जागो के साथ में। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो समर्थन दीजिए, और नहीं तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।